करने से पहले कुछ बातें हैं जो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। देखिए समझिए जरा सा, अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करता हूं, कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक तरह से, ठीक है ना, या जिसको आप कंडक्टेंस बोलते हैं। हालांकि इसमें वर्ड्स में बड़ा कंफ्यूजन होगा। देखिए एक वर्ड होता है कंडक्टेंस और एक वर्ड है कंडक्टिविटी। क्या दोनों एक ही है? नहीं, एक ही नहीं, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है समझते हैं। तो अगर हम सिंपली कंडक्टिविटी की बात करें तो देखिए होता क्या है, सपोज दैट अगर कंडक्टिविटी में मेटल को से रिलेटेड हम कोई प्रॉब्लम आए या सॉल्यूशन, दोनों में कंडक्टिविटी हो सकती है। सॉल्यूशन कैसा? ये सॉल्यूशन होगा इलेक्ट्रोलाइट्स का। अभी ये भी समझेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या है। इलेक्ट्रोलाइट्स, अब देखिए मेटल में जो कंडक्टिविटी डिफाइन होती है आपको समझना है कि मेटल में कंडक्टिविटी होती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, इट्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेटल में कंडक्टिविटी का सीधा सीधा रिलेशन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन से, जबकि सॉल्यूशन में या इलेक्ट्रोलाइट में जो कंडक्टिविटी का रिलेशन होता है वो क्या होता है? वो सीधा सीधा होता है किसमें? आयंस के टर्म में, यानी ड्यू टू फ्री आयंस। तो ये बात आप ध्यान रखें कि यहाँ अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो फ्री आयंस की बात करेंगे। यहाँ एक टर्म बार बार इस्तेमाल होगा जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, ठीक है, तब उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट का टर्म क्या है और ये क्या एक्सप्लेन करता है, देखिए और समझिए। तो ये जो एक वर्ड बार बार इस्तेमाल हो रहा है जो है इलेक्ट्रोलाइट, से होता क्या है। देखिए कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो अगर आप किसी सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन में उनका इस्तेमाल करें तो उसमें फ्री आयंस मिलते हैं या आयंस मिलते हैं। सपोज दैट अगर मैं बात करूं NaCl, तो NaCl का अगर इस्तेमाल किया जाए इस तरह से कुछ एक्वस मीडियम, तो क्या मिलेगा? Na प्लस और Cl माइनस, एक्वस और एक्वस। हालांकि ये मॉल्टेन स्टेट पर भी आयन दे सकता है NaCl। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट का काम कर जाएगा, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल के लिए मैं आपसे बोलूं दैट इज दिस वन C6H12O6, ये क्या है? तो ये अभी तो मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है, ये तो कुछ भी हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है, मैनोज हो सकता है, कई सारी चीजें हो सकती है। तो अभी बेसिकली बात हम कर रहे हैं जैसे सपोज दैट इट इज अ ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज को लेकर बताएं तो ध्यान रखना इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होता है? ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, जबकि ये क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ सिंपली आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें आयनाइजेशन होता है, ठीक है, और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें आयंस नहीं बनते। लेकिन आयंस नहीं बनते इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर वाटर में आप उसको सॉल्युबल करेंगे तो वहां पे सॉल्युबल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि सॉल्युबिलिटी का रीजन केवल आयन बनने से नहीं होता है, ठीक है, हो सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट भी हो, इस वजह से भी कोई कंपाउंड उसमें सॉल्युबल हो सकता है। तो बात करते हैं इसमें ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल। अभी आप इनको ठीक से समझिए, क्योंकि जब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक फंक्शन आपको पढ़ाएंगे जो वांट हाफ फैक्टर जिसको बोला जाता है, और जो वांट हाफ फैक्टर होता है वहां आपको वांट हाफ फैक्टर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जो आई की वैल्यू होती है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 होती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट के लिए फिर ये केस देखना पड़ता है कि वहां एसोसिएशन का केस हो रहा है या डिसोसिएशन का। एसोसिएशन का हो रहा है तो लेस देन 1 आ जाएगी, और अगर डिसोसिएशन का केस हो रहा है तो वहां पे ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। फिर हालांकि वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन पर भी डिपेंड करता है, वो एक बाद का फैक्टर है। अभी जो चीजें समझ रहे हैं तो सिंपली हम लोग ये समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट को कैसे डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हमने बिल्कुल बेसिक से उठाया है, इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके पहले आप कुछ बेसिक चीजें समझिए, उसके बाद आपको इलेक्ट्रोलाइट में फिर सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो बात करते हैं, यहाँ मैंने इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताया, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, अगर हम केवल इलेक्ट्रोलाइट की ही बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट का भी वैरायटी होता है। इलेक्ट्रोलाइट, ये वही इलेक्ट्रोलाइट है जिसके बारे में आप आर्हेनियस थ्योरी पढ़ी थी, और आर्हेनियस को इसी के लिए नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, स्वांते आर्हेनियस। तो यहाँ पे क्या केस है, तो क्या कहानी है, देखिए अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। देखिए तो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में कुछ बेसिक टर्म होते हैं, जैसे अगर मैं कभी बात करूंगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और कभी वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए अगर मैं कभी बात कर रहा हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, तो इसका मतलब अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात कर रहा हूं तो इसका मतलब इसका कंप्लीट आयनाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? कंप्लीट आयनाइजेशन। कंप्लीट आयनाइजेशन का मतलब है ये 100% लगभग आयनाइज हो रहा है। इसका मतलब इसके लिए अल्फा की वैल्यू 1 आएगी, अल्फा की वैल्यू इसके लिए 1 आएगी। जस्ट मिनट, ठीक है, आयनाइजेशन, ठीक है, तो इसके लिए अल्फा की वैल्यू जो होगी कितनी आएगी? 1 आएगी। अभी बात करेंगे कि कैसे आएगी, अगर डेसिमल वगैरह नंबर सिस्टम में तो 1 आएगी, नहीं तो 100% आएगी अगर परसेंटेज में इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का टर्म यूज होगा और एक यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का टर्म भी यूज होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट बेटा वो होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते। क्या नहीं होते? कंप्लीटली आयनाइज्ड, डू नॉट कंप्लीटली आयनाइज, मतलब इनका कंप्लीटली आयनाइजेशन नहीं होता। अब ये एसिड बेस भी हो सकते हैं और सॉल्ट भी हो सकते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम बोल सकते हैं जैसे आपका HCl है, NaOH है, जैसे आपका NaCl है, एटसेट्रा। तो ये सारे टर्म जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के टर्म है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सारे स्ट्रॉन्ग